नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के मौजूदा हालातों पर। पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र की सियासत में थोड़ी सी उथल पुथल हुई है, उसने एक नए समीकरण की तरफ इशारा किया है। आज हम उसी संदर्भ में एक समीक्षात्मक चर्चा करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के रिएक्शन अब महाविकास अघाड़ी में नजर आने लगे हैं। खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जबरदस्त विद्रोह की स्थिति है। उद्धव ठाकरे पर पार्टी के भीतर से अब यह दबाव बनने लगा है कि वह बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी राजनीति पर दोबारा लौटें। विद्रोह का आलम यह है कि उद्धव ठाकरे के खास सिपाह सलार संजय राउत की अच्छी तरह से ठुकाई भी कर दी गई। अभी एक दिन पहले उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ उद्धव ठाकरे के बदलते तेवरों की ओर इशारा कर रही है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत नई करवट ले सकती है। राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी। विधानसभा चुनाव के दौरान यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में एनडीए को भारी आघात लग सकता है, हार मिल सकती है। लेकिन चुनाव परिणाम आशा के बिल्कुल विपरीत आए। एनडीए को प्रचंड जीत मिली और महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त। सबसे बड़ा धक्का शिवसेना को लगा। इस हार के बाद से विपक्ष में एक तरह से खलबली सी है। राहुल गांधी के नेतृत्व को नकारा जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। वहीं उद्धव ठाकरे को भी काफी हद तक हार का जिम्मेदार मानते हुए उनको उपेक्षित सा कर दिया गया। उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा है कि जनता सियासत में उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चुनाव परिणाम ने एक तरह से उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत को छिन जाने का डर सताने लगा है। उद्धव ठाकरे को अब यह खूब समझ में आने लगा है कि अब उनको अपने तेवर बदलने होंगे। इसलिए हिंदुत्व की राजनीति को लेकर एक बार फिर उनके अंदर नरम मिजाजी देखी जा रही है। पहले उन्होंने वीर सावरकर पर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर नाराजगी जताई। फिर कांग्रेस को नसीहत दे डाली कि वह सावरकर पर अनर्गल बयानबाजी न करें। ये तो खैर विधानसभा चुनाव के दौरान था। पार्टी में भी अंदरूनी तौर पर जबरदस्त विद्रोह की स्थिति शिवसेना में है। पार्टी के नेताओं को लगने लगा है कि अगर कांग्रेस का सहयोगी बनकर ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनते रहे तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना दशकों से महाराष्ट्र की सबसे शक्तिशाली पार्टी का दर्जा रखती थी, आज अपना अस्तित्व बचाने को संघर्ष कर रही है। चुनाव के बाद पार्टी के काफी नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह हिंदुत्व का विरोध बिल्कुल न करें, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति फिर से शुरुआत करें, जिससे कि शिवसेना की पहचान बनी थी। पार्टी में सारे फसाद की जड़ राज्यसभा सांसद संजय राउत को माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संजय राउत की बेहुदा बयानबाजी से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। संजय राउत अपना फायदा हासिल करने के लिए बेतुका बयानबाजी करते हैं और जनता उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। संजय राउत शिवसेना के नेता होने के साथ कांग्रेस और एनसीपी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। चुनाव के बाद खासकर वो कांग्रेस और एनसीपी के बड़े पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शरद पवार पर कोई टिप्पणी होती है तो वो उसका जवाब देते हैं। उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अब शिवसेना के पास विधायकों के इतने नंबर नहीं है कि वे संजय राउत को राज्यसभा भेज पाए। संजय राउत को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए संजय राउत सभी के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही उनके लिए गलत साबित हो रहा है। उनकी यह रवैया शिवसेना नेताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यही वजह है कि जब मातोश्री पर 2 दिन पहले बैठक बुलाई गई तो यहाँ भी संजय राउत ने खुद को सुप्रीमो साबित करने की कोशिश की। उन शिवसेना नेताओं पर नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की जो हिंदूवादी राजनीति की वकालत कर रहे थे। यहीं पर विवाद बढ़ गया। पहले कहा सुनी हुई और फिर जो नेता संजय राउत के सामने बोलते तक नहीं थे, वह उन नेताओं ने संजय राउत की जमकर ठुकाई कर दी। यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। संजय राउत को अलग कमरे में ले जाकर बैठा लगे। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे इस दौरान मूक दर्शक बने रहे। अनुमान या कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बैठक में जो कुछ हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की सहमति थी,
उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत के बड़बोलेपन से बहुत तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और एनसीपी को भी ये लगने लगा है कि जिस मकसद से उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया गया था वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि और नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए वह भी अब उद्धव ठाकरे से कन्नी काटने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने काफ़ी हद तक अपना मन बना लिया है कि वह अपनी पुरानी सियासी विरासत यानी हिंदुत्व की राजनीति की तरफ लौटेंगे। हमेशा भाजपा के प्रति विश्वमन करने वाले, जहर उगलने वाले उद्धव ठाकरे का ये रुख निश्चित रूप से लचीला हो चला है। ये पार्टी में उत्पन्न विद्रोह का असर भी हो सकता है। उन्होंने कल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर विपक्ष के नेताओं की मिर्ची लगा दी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली की तारीफ की, हालांकि एकनाथ शिंदे की उन्होंने आलोचना भी। ये चर्चा पहले ही से थी। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच संबंध मधुर हो चले हैं। दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई है, 1-2 मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर उद्धव ठाकरे ने अपने बदलते तेवरों के संकेत दे दिए हैं। संभव है कि शिवसेना उद्धव गुट में निकट भविष्य में कुछ और बदलाव नजर आए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा बदलाव आना तय है, तो राष्ट्रीय पटल पर भी उसका असर दिखाई दे। भाजपा और शिवसेना उद्धव गुट में संबंध फिर से मधुर बन सकते हैं। शिवसेना अपने पुराने ट्रैक पर यानी बाला साहब के पद चिन्हों पर फिर चल सकती है। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थितियों में संजय राउत कहाँ फिट बैठेंगे, क्योंकि भाजपा और शिवसेना उद्धव गुट में इतनी दूरियां बढ़ी, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत ही हैं, जो अपने अनर्गल बयान की वजह से दोनों दलों में नाराजगी की खाई बढ़ाते नजर आए हैं, नाराजगी में इजाफा करते नजर आए। अगर भाजपा और उद्धव ठाकरे नजदीक आते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, जिन्होंने एहसास करा दिया है कि वह महाराष्ट्र के बहुत ताकतवर नेता हैं। क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या भाजपा, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ काम कर पाएंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका उत्तर तलाशना आसान नहीं होगा। फिलहाल संजय राउत की पिटाई, फजीहत और फिर अचानक उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ किसी नए सियासी समीकरण का कारण बन सकती है। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या गुल खिलता है। जय हिंद मित्रों।